आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो कि 5 नवंबर को होने वाली है। समय बहुत ही कम बचा है, आज 23 अक्टूबर हो चुका है। ठीक है, तो मुश्किल से अब 7 इधर और 4 उधर, 11 दिन नहीं 10 दिन मान के चलिए। और आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अब हमें दोहराना है, रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसलिए मैं लेके आया हूँ ये एक प्रीवियस ईयर पेपर है, पिछले साल का प्रश्न है। ये 2016 का प्रश्न पत्र है, शायद राजस्थान राज्य का है, चूँकि इसमें राजस्थान के संबंधी प्रश्न ज़्यादा हैं, लेकिन इसके विज्ञान के प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं अच्छे से। चलिए, पहला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे गति करती हैं, यानी कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो किस में गति करती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैसों में, ठोस द्रव गैस तीनों में, ध्वनि तरंगे तीनों में। चूँकि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम आवश्यक है। तो ठोस, कोई भी माध्यम हो, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में ध्वनि संचरित होती है। ठीक है, और सबसे अधिक चाल जो होती है ध्वनि की वो होती है ठोस में। तो ये चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आपतन कोण, प्रश्न नंबर 2 है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो याद रखिए, जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव। प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, चाल का मूल मात्रक है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक मीटर, ठीक है, और समय का मात्रक सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक होता है। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, गेस करिए क्या होगा। अगर आता है तो बताइए। परावर्तन, नंबर 2 विक्षेपण, नंबर 3 विसरित परावर्तन, चौथा है पार्श्व परिवर्तन। तो इंद्रधनुष का जो बनने की घटना है, ठीक है, वो प्रकाश का विक्षेपण होता है, डिस्पर्शन होता है प्रकाश का, जिसके कारण इंद्रधनुष अपने 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, डबल रोटी के निर्माण के दौरान निकलने वाली गैस है। याद रखिए, जब डबल रोटी हम बनाते हैं, डबल रोटी बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। यीस्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है, विघटित कर देता है कार्बोहाइड्रेट को, और एल्कोहल बनाता है। एल्कोहल के साथ साथ उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो डबल रोटी के निर्माण के दौरान जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। प्रश्न नंबर 6 है, सीएनजी ईंधन का ऊष्मीय मान है। सीएनजी, देखिए सीएनजी ईंधन का ऊष्मीय मान, एलपीजी का ऊष्मीय मान पूछ सकता है। ठीक है, तो सीएनजी का जो ऊष्मीय मान होता है वो 5000 किलो जूल प्रति किग्रा होता है। ठीक है, 5000 किलो जूल होता है सीएनजी का मान। सीएनजी का मान होता है, सॉरी 50,000 किलो जूल प्रति किग्रा, ये होता है आपका सीएनजी का मान। और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी बहुत पूछा जाता है, कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये होती है सीएनजी। प्रश्न नंबर 7 है, अधातु का उदाहरण है। ठीक है, देखिए जस्ता, जिंक, आयरन, कॉपर, ये तीनों क्या है आपके अधातु नहीं है, ये तीनों धातु हैं। ठीक है, तो बचा क्या, सल्फर। सल्फर है अधातु। ठीक है, सल्फर का प्रतीक एस होता है, जस्ता का जेडन होता है, आयरन का एफई होता है, कॉपर का सीयू होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 7 जो सही है वो है सल्फर। सल्फर एक अधातु है। प्रश्न नंबर 8 है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। प्रश्न ऑप्शन पहला है एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। देखिए लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ठीक है, और एसिटिक एसिड जो है वो सिरका है। ठीक, तो बचा इसमें क्या है, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो है वो आपका नींबू में, संतरे में, ये आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और इमली में, इमली जो होती है वो उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, सभी खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है, लेकिन अम्ल अलग अलग होता है।
ठीक, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में किस विलयन में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। अब देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसमें विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होगा, का प्रवाह नहीं होगा। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा डीप में, अच्छे से उसके अध्यापक ने उसको समझाया होगा, वो इस प्रश्न को कर पाएगा। क्योंकि निम्नलिखित इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं, जैसे नल का पानी है, ठीक है, H2O, नींबू का रस, वनस्पति तेल और सिरका। ठीक है, नल का पानी, नींबू का सिरका, इन तीनों में, ये तीनों आयनीकृत होते हैं। ठीक है, लेकिन अपने आयन में टूट जाते हैं, इसलिए जब 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 आयन में टूटेंगे तभी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो पाएगा। जो वनस्पति तेल है, वेजिटेबल ऑयल, इसमें विद्युत धारा अगर आप डाल दें, कोई करंट प्रवाह करने प्रयास करें, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। किसमें? वनस्पति तेल, ठीक है, जो खाने वाला तेल होता है, वेजिटेबल ऑयल। प्रश्न नंबर 10 है, खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। पहला है पॉलीथीन, दूसरा नायलॉन, तीसरा पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली वाइनिल क्लोराइड, चौथा है बेकेलाइट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है कि खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं, हैंडल जो लगे होते हैं काले काले, पीछे से कुकर में है, ठीक है, जो काले काले हैंडल लगे होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं। ठीक है, बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। 1 हर्ट्ज बराबर होता है, देखिए 1 हर्ट्ज जो होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या कहलाती है आवृत्ति। 1 सेकंड में कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो 1 सेकंड में 1 कंपन होता है। ठीक, तो 60 कंपन 1 मिनट में होंगे, तो 60 कंपन प्रति मिनट। ठीक, यहाँ पर देखिए सब मिनट में दिया है, सेकंड में दिया नहीं है, तो 60 कंपन प्रति मिनट जो होगा वो आपका होगा 1 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, कितने डेसिबल से अधिक शोर हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है। याद रखिए, देखिए 4 ऑप्शन है, 70 dB, 80 dB, 50 dB का मतलब डेसिबल, 50 dB और 40 dB। तो 70 डेसिबल से अधिक जो होगा हमारा शोर हमारे कान के लिए कष्टदायक होगा। प्रश्न नंबर 13 है, प्रति एकांक क्षेत्र, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश के एनएस में की परीक्षा में, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो देखिए दाब बराबर जो होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, अगर हम क्षेत्रफल को एकांक कर दें तो जो दाब होगा वो बल के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है वो दाब कहलाता है। ठीक, अब दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। प्रश्न नंबर 14 है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग एक मच्छर के द्वारा फैलता है। अब देखिए प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, डेंगू जो होता है, डेंगू, पोलियो और खसरा, ये तीनों बीमारियां, ठीक है, ये वायरस के द्वारा होती हैं, विषाणु के द्वारा होती हैं। डेंगू जो होता है वो एप्टीज से होता है, ठीक है, पोलियो वायरस से होता है, खसरा जो होता है वो बेडियोरा वायरस से होता है। ठीक, तो इस प्रकार ये डेंगू, पोलियो, तीनों, खसरा, तीनों विषाणु से होने वाले रोग हैं। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, मलेरिया याद रखिए, यहाँ पर एक बात और भी याद रखिएगा, इसीलिए हम उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको समझाते चल रहे हैं। जो मलेरिया है, मलेरिया प्लाज्मोडियम, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया रोग होता है। याद रखिएगा, मच्छर जो होता है वो प्लाज्मोडियम का वाहक है, ठीक है, रोग का कारक नहीं है। रोग का जो कारक है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो जो मच्छर है वो मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया का वाहक है। मादा एनाफिलीज नाम का जो मच्छर है वो मलेरिया रोग का जो प्लाज्मोडियम है उसका वाहक है, यानी उसके खून में होता है। तो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग एक मच्छर के द्वारा फैलता है, वो है आपका मलेरिया। प्रश्न नंबर 15 है, सही कथन का चयन कीजिए। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं। ऑप्शन 2 है, कोशिका केंद्रक में स्थित होती है। ठीक है, जीन अधको जो कोशिका है वो केंद्रक में स्थित होती है, नहीं। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, नहीं। केंद्रक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, नहीं।
पूरी कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। जीन गुणसूत्र में इससे होते हैं। याद रखिएगा, जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका के जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका के केंद्र में होती है। और गुणसूत्र 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मानव की कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। तो जीन जो होता है वो गुणसूत्र में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कलिका द्वारा जनन होता है। आपने देखा होगा हाइड्रा और यीस्ट का चित्र देखा होगा, उसमें मुकुल निकल आते हैं, ठीक है, और मुकुल से नया हाइड्रा या यीस्ट बन जाता है। मुकुल को ही कली या कलिका कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया नहीं, हाइड्रा जो है वो उसमें कलिका द्वारा प्रजनन या जनन होता है, यानी नया हाइड्रा बनता है। प्रश्न नंबर 17 है, मक्का की फसल उगाने के लिए निम्न में कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है। मक्का की फसल उगाने के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति या परिस्थिति आवश्यक नहीं है। कम तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा, उच्च तापक्रम। देखिए, जो मक्का की फसल है भाई वर्षा और आर्द्रता चाहिए ही, लेकिन जो मक्का की फसल है, चूँकि मक्का खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, उसे उच्च तापक्रम नहीं चाहिए, उसे मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर, तब कम तापक्रम चाहिए मक्का की फसल के लिए। प्रश्न नंबर 18 है, शुद्ध जल होता है। देखिए, एक होता है जल अम्लीय, एक होता है क्षारीय। कोई भी विलयन है, अगर उसका पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा, अगर उसका पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा। अगर कोई विलयन उसका पीएच मान 7 है तो वो उदासीन होगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, बंद हो गया ये तो हम बात करते हैं शुद्ध जल की। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। तो शुद्ध जल क्या होगा, उदासीन होगा। अगला प्रश्न है, संचारी रोगों का प्रमुख कारक है। चींटी से संचारी रोग तो होगा नहीं। ड्रैगन मक्खी, मकड़ी नहीं। घरेलू मक्खी जो होती है, इससे संचारी रोग फैलते हैं, घरेलू मक्खी से। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की थी। तो याद रखिए, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक, पेनिसिलिन जो दवा है वो पेनिसिलियम नामक कवक से बनी है। पेनिसिलियम नामक, याद रखिए, पेनिसिलियम एक कवक है, उस पेनिसिलियम नाम के कवक से पेनिसिलिन दवा की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 21 है, मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। फुफ्फुस, त्वचा, गिल्स, श्वास प्रणाल। तो मछलियां जो होती हैं गिल्स या गलफड़ द्वारा श्वसन करती हैं। प्रश्न नंबर 22 है, अपशिष्ट जल उपचार में सह उत्पाद है। अपंक व कोक, कोक व मोम, अपंक व जैव गैस, एलपीजी व सीएनजी। तो अपशिष्ट जल उपचार में अपंक व जैव गैस यानी स्लज एंड बायोगैस, ऑप्शन 3 सही है। पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। ये तो आसान प्रश्न है। पृथ्वी पे 29% भाग पर भूमि है और 71% भाग पर जल है। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद है। केरोसिन, मिट्टी का तेल, कोक नहीं, बिटुमेन ये आपका कोयला होता है, प्लाईवुड ये वन उत्पाद है। प्लाईवुड जो है आपका वन उत्पाद में आता है, प्लाईवुड। पृथ्वी का मध्य भाग कहलाता है। देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है भूपर्पटी, बाद में उसके है मेंटल, इसे प्रावार कहते हैं, फिर बाद में है आंतरिक कोड यानी बाह्य कोड और आंतरिक कोड। तो जो पृथ्वी का मध्य भाग है वो है आपका मेंटल यानी परवार। प्रश्न नंबर 26, नियत के किस भाग का नाम, उस भाग का नाम बताइए जो नियत में रंग प्रदान करता है। किसी की आंख भूरी होती है, किसी की काली होती है, किसी की नीली होती है। तो ये किस कारण होती है। आंख में जो आइरिस होता है यानी परितारिका, वो जिम्मेदार होता है आंखों के रंग के लिए। आइरिस को परितारिका भी कहते हैं। परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पौधा घटपर्णी, घटपर्णी परजीवी नहीं है, ये कीटभक्षी पौधा है घटपर्णी। आम, केला, अमरबेल। तो याद रखिए, केला 2 वर्षीय पौधा है, ये प्रश्न भी आता है।
यहाँ बताते चले। घटपल्ली जो है वो कीट भक्षी पौधा है। अमरबेल जो है ये एक परजीवी, ये एक परजीवी है। अमरजीवी जो है इसमें जड़, सॉरी अमरजीवी कह रहे हैं, अमरबेल ये एक ऐसा पौधा है जिसमें जड़ नहीं पाई जाती, इसमें चूसकांग पाए जाते हैं। ये जो है अमरबेल जो है एक पूर्ण परजीवी पौधा है, ठीक है, इसमें जड़ नहीं पाई जाती। प्रश्न नंबर 28 से एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, ठीक। तो एक लिंगी पुष्प, कुछ पुष्प होते हैं जिनमें, कुछ पुष्प होते हैं जिनमें नर मतलब दोनों लिंग पाए जाते हैं, नर और मादा, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं। वो दो लिंगी होते हैं जिनमें अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं, स्त्री केसर पुंकेसर, वो एक लिंगी होते हैं पुष्प। तो पपीता जो है वो एक लिंगी पुष्प है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग, थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग आपके शरीर में हो जाएगा? तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से आपको जो होता है वो होता है घेंघा रोग, ठीक है। अब रिकेट्स, स्कर्वी, हीमोफोलिया, ये तो घेंघा है नहीं, बचा क्या? गाइटर। गाइटर जो है वो आपका घेंघा रोग है, गाइटर, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो गाइटर है वो घेंघा रोग। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? ठीक है, मानव, मुर्गी, गाय नहीं, मेंढक जो होता है इसमें बाह्य निषेचन होता है। प्रश्न नंबर 31 है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में पुत्री का निर्माण होता है। देखिए, पुत्र जो पुरुष का हार्मोन होता है उसमें XY और स्त्री में XX होता है। अगर X, स्त्री का X और पुरुष का Y हार्मोन मिलेंगे तो लड़का होगा। अगर स्त्री का X और पुरुष का भी X मिलेगा तो लड़की होगी। तो 2 X जो होते हैं वो लड़की की पुत्री के निर्माण में सहायक होते हैं। तो 2 X गुणसूत्र जो होते हैं वो पुत्री के लिए जिम्मेदार होते हैं। पादप का जनन भाग होता है, पादप का जो जनन भाग होता है, पर्ण यानी पत्ती, मूल, तना, पुष्प। तो पुष्प जो है आपका यानी फ्लावर, ये पादप का जनन भाग होता है। किस आयु वर्ग के किशोरों को टीन एजर्स कहा जाता है? यानी किशोरावस्था वाली बात हो गई यहाँ पे। किस आयु वर्ग के किशोरों को टीन एजर्स कहा जाता है? कि जो टीन एजर्स मतलब किशोरावस्था। तो ये देखिए 12 से 18 आपको भाई बहुत से जगह मिलेगा, बहुत सी जगह 11 से 17 मिलेगा। तो 13 से 19 यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो आपका 13 से 19 वर्ष टीन एजर्स कहलाते हैं। प्रदर्शित लेग्यूम पादप में उपस्थित जड़ ग्रंथिकाओं में पाया जाने वाला जीवाणु है, जो ये नीचे जड़ दी हुई है, इसमें कौन सा जीवाणु जड़ में पाया जाता है? तो वो है आपका राइजोबियम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है 35। मार्बल कैंसर परिघटना का कारण है। ठीक है, मार्बल कैंसर का मतलब होता है कि मार्बल का क्षरण हो जाना, यानी कि धीरे धीरे उसको खत्म हो जाना। ठीक है, तो मार्बल कैंसर जो है वो अम्ल वर्षा के कारण होती है, और अम्ल वर्षा जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 36 निम्नलिखित में कौन सा जैविक घटक है? पत्थर, जल, मछली, मिट्टी। देखिए पत्थर, जल, मिट्टी, ये इन तीनों में मतलब जीवन होता नहीं है। तो जैविक घटक क्या है? मछली। मछली क्या है? ये जैविक घटक है। प्रश्न नंबर 37 है, मानाकी पर्वत किस महासागर में स्थित है? मानाकी पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है। मानाकी पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से पवन की दिशा बताने वाला यंत्र कौन सा है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पवन की दिशा बताने वाला यंत्र कौन सा है? दिक्सूचक, तापमापी, एनीमोमीटर, वायुदाब मापी। ठीक है, बैरोमीटर। बैरोमीटर से तो हम वायुदाब नापते हैं, बैरोमीटर से वायुदाब नापते हैं, और थर्मामीटर से जो है हम ताप नापते हैं। ठीक, तो जो एनीमोमीटर है उससे वायु की दिशा नापी जाती है। पवन की दिशा बताता है एनीमोमीटर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ है? ठीक है, काजरी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ है? ये अब यहाँ से आपको बहुत से प्रश्न राजस्थान से संबंधित मिलेंगे, क्योंकि ये शायद राजस्थान का ही पेपर है 2016 का। जोधपुर, जोधपुर में है काजरी।
यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोधपुर में। शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देने वाले वन कहलाते हैं, ठीक है, तो वो हैं आपके, आपने देखा होगा कि जो पतझड़ का मौसम आता है उसमें बहुत से पेड़ जो होते हैं अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, उसमें नए नए कल्ले निकलते हैं, उसमें नए नए किस्लें निकलते हैं, तो पतझड़ी वन शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 है, सुंदरलाल बहुगुणा एवं गौरी देवी का संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था। अब चिपको आंदोलन से संबंधित हैं आपके सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का संबंध जो है वृक्ष बचाओ से था। सिंधु नदी भारत के किस राज्य में होकर गुजरती है? सिंधु नदी कई राज्यों में जाती है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है उसमें आपका सही होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से सिंधु नदी गुजरती है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को पहचानिए, ठीक है। यहाँ पर जो चारों दिए ऑप्शन दिए इनमें झूम खेती की बात की गई है, स्थानांतरित खेती। झूम खेती क्या होती है कि यहाँ पर मतलब जंगलों को साफ करके खेती की जाती है। जब उस ज़मीन की उर्वरा शक्ति यानी पैदावार शक्ति जो है कम हो जाती है तो वो अलग जाकर वो एक घुमंतु लोग खेती करते थे, अलग जाकर वो जंगलों को साफ करते वहाँ खेती करते थे। तो इसे एक भारत में कहते हैं झूम खेती या स्थानांतरित खेती, यानी एक जगह से छेद करना, फिर दूसरी जगह खेती करना, फिर तीसरी जगह खेती करना, इसे झूम खेती या स्थानांतरित खेती, ठीक है। तो झूम खेती या स्थानांतरित खेती भारत में जो होती है उसे कहते हैं झूम खेती या स्थानांतरित खेती। मैक्सिको में झूम खेती को ही मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, ठीक है। ब्राज़ील में झूम खेती को रोका कहा जाता है, और मलेशिया में आई थिंक मैं अगर याद आ रहा है तो सही, अगर मैं याद कर पा रहा हूँ तो मेदांग, अरे चोट लग गई, मेदांग कहते हैं, ठीक है। मलेशिया में मेदांग या लदांग ऐसे कुछ कहते हैं, सही में याद नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के जो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है, बाकी तीनों सही हैं। ब्राज़ील में झूम खेती को रोका कहते हैं, ब्राज़ील में झूम खेती को रोका कहते हैं, भारत में झूम खेती ही कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, मलेशिया में कुछ और कहते हैं, मेदांग या लदांग कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, अरावली पर्वत किस राज्य में है? अरावली पर्वत, ठीक है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो अरावली पर्वत राजस्थान में आता है। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में है। उत्खात भूमि का संबंध किस नदी से है? उत्खात भूमि का संबंध आप जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर चंबल, बनास, लूनी, माही। लूनी के बारे में भी एक ज़्यादा बात रखना, ये राजस्थान की ये मरुस्थलीय नदी है लूनी, ठीक है, राजस्थान में है लूनी। चंबल से संबंध है उत्खात भूमि का। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है? तो प्राकृतिक पर्यटन स्थल, तो ऑप्शन नंबर 3 केवला देव जो है वो आपका प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। विधायक बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो विधायक बनने के लिए अगर आप विधायक बनना चाहते हैं और आप 25 वर्ष से कम है तो आप विधायक नहीं बन सकते। विधायक बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी ज़रूरी है। तो अगर विधायक बनना है जल्दी से 25 वर्ष के हो जाइए। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में सम्मिलित है। पुलिस देखिए राज्य सूची में है। 3 तरह की सूची होती है, एक राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो जो पुलिस है वो राज्य सूची में है, तो समवर्ती सूची में आ नहीं सकती। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसपे देखिए, जो राज्य सूची होती है उस पर केवल राज्य कानून बना सकता है, जो केंद्र सूची होती है उस पर केवल केंद्र कानून बना सकती है, लेकिन जो समवर्ती सूची होती है उसमें दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो पुलिस राज्य सूची है, बैंक ये यूनियन उसमें आता है यानी कि केंद्रीय सूची में आता है, कृषि ये राज्य सूची में आता है, और वन जो है वो समवर्ती सूची में आता है। राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? देखिए जो पूरे देश का संवैधानिक मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राज्य का जो संवैधानिक मुखिया होता है वो होता है राज्यपाल, यानी केंद्र में जो राष्ट्रपति है वही राज्यों में राज्यपाल होता है, गवर्नर कहते हैं इसे। किस देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक है? इन चारों ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं है। रवांडा अफ्रीका का एक देश है जहाँ पर सांसद में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है, तो ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर था रवांडा, ठीक है।
प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वार्तालाप का साधन है? वार्तालाप माने बातचीत, सबसे ज़्यादा किस पे बातचीत होती है? फोन पे। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी? राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी वसुंधरा राजे, यानी ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 54 है 54, वह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यह यानी इन चारों ऑप्शन में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सही। लिखित संविधान है, सबसे बड़ा है, विशाल है, सही। निर्मित है, ठीक। कठोर, भारत का संविधान केवल कठोर कहा जाता नहीं, भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, नहीं कठोर और लचीला भारत का संविधान दोनों है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर, ये संविधान की विशेषता नहीं है। भारत का संविधान कठोर नहीं है, केवल कठोर नहीं है। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? मिजोरम, पंजाब, जयपुर, ये तीनों राज्य हैं, ठीक है। मिजोरम की राजधानी आइजोल, पंजाब की चंडीगढ़, जयपुर की राजस्थान की जयपुर। जयपुर एक राजधानी है, ठीक है। पंजाब, मिजोरम दोनों राज्य हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए 543 आपको भी ऑप्शन में मिलेगा। 543 पे जो है वो वोटिंग होती है। 2 सदस्य आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा भारत का संसद का एक निम्न सदन है, ठीक है। अस्थायी सदन है, निम्न सदन है, जिसमें 543 सदस्य होते हैं। 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 545 सदस्य होते हैं। किस अनुच्छेद का प्रयोग आपातकाल लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? 352, 356, 360, इन तीनों को 352, 356, 360, इन तीनों अनुच्छेदों को याद रखिएगा। 352, 356, देखिए 352 52 में 4 जोड़ो 356, 4 जोड़ो 360, यानी 352, 356, 360, ये तीनों आपातकाल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये 345 जो है ये राज्यों की भाषा से संबंधित है। 345 ये आपातकाल संबंधित नहीं है। आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? तो आय व्यय का कहते नहीं, हमारा बजट गड़बड़ा गया, ठीक है। तो आय आपकी इनकम, कमाई और कितना खर्च होता है, उसका जो लेखा जोखा होता है वो बजट कहलाता है। प्रश्न नंबर 59, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन भी कहा जाता है? भारत के किस राष्ट्रपति को? राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, APJ अब्दुल कलाम। तो याद रखिए, सबको पता है कि APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। चांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में है? ठीक है, चांद बावड़ी जो है वो राजस्थान के दौसा में है। दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन कब था? दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन रहा है 1320 से 1414 तक, ठीक है। तुगलक वंश जो था वो 1320 से 1414 तक था। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान का वंशज है? ठीक है, याद रखिए हमीर देव जो था वो पृथ्वीराज चौहान का वंशज था। मेवाड़ का कौन सा शासक कला व साहित्य का महान संरक्षक था? मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ये कला एवं साहित्य के महान संरक्षक थे। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म जो हुआ था कुंभलगढ़ किले में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। प्रश्न नंबर 65, सोनारगढ़, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। सोनारगढ़ किला कहाँ स्थित है? सोनारगढ़ किला कहाँ स्थित है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सोनारगढ़ किला कहाँ है? जैसलमेर में, राजस्थान के शहर जैसलमेर में है सोनारगढ़ का किला। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु हुई है 1707 में। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1707 में, याद रखिएगा। औवा की कुल देवी है, औवा की जो कुल देवी है वो है सुगाली माता। बहरहाल ये प्रश्न उत्तर प्रदेश में तो नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान संबंधित है। हाँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार उत्तर प्रदेश के एनएमएस में आया है। ब्रह्म सभा किताब में जो लिखा हुआ है ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से रट लीजिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, ठीक है। ये सब प्रश्न कई बार आए हैं।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? टाटा आयरन स्टील कंपनी स्थित है कहाँ? जमशेदपुर में। इसकी स्थापना की थी जमशेद जी टाटा ने 1907 में। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में और 4 साल चला था और प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1918 में। अच्छा, आप गेस कर याद करिए 1905 में क्या हुआ था। जब कोई भी प्रश्न आप याद करें तो उससे अगल बगल वाली चीज़ों को भी रिलेट कर लिया करें एक बार, ताकि रिवाइज हो जाए। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। यहीं से आपका सेट समाप्त होता है, ठीक है। अगले मिलते हैं बहुत जल्द अगले ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट भाग में, यानी अगले पेपर में, ठीक है। हम प्रैक्टिस जब तक पेपर नहीं हो जाता बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा होने हो जाए।